इस्लामाबाद में इमरान खान जलसे से खिताब करने के लिए पहुंच गए हैं और इस वक्त उनका खिताब शुरू हो चुका है। 20 साल हुए 20 साल हुए हैं सियासत में, इस जद्दोजहद में, और मुझे ऐसे लगता है कि पार्टी तो अभी शुरू हुई है। मैं तो 20 साल और की तैयारी कर रहा हूं, और ये इसलिए कि जितनी आपने मुझे इज्जत दी है, मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं वो कम है। जिस तरह जब मैंने आपको बुलाया, जिस तरह आप आए और जिस तरह आपने मेरी हौसला अफजाई की, मैं आज 20 साल के बाद अपनी कौम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अब चाहता हूं थोड़े आराम से अब आप मेरी ये कहानी सुने कि मेरी तरह का आदमी जिसको अल्लाह सब कुछ दे बैठा था, जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं थी, वो क्यों सियासत में आया? उसने क्यों तहरीक इंसाफ बनाई? तो मैं ये शुरू करने से पहले जो इधर मेरे नौजवान, आप पाकिस्तानी हो और पाकिस्तानी अपनी औरतों की इज्जत करते हैं। आपने ध्यान रखना अपनी औरतों का। समझ गए आप? उधर हाथ खड़ा करके बताएं, समझ गए आप? कोई प्रेशर नहीं डालना आपने उस तरफ और उधर भी। अच्छा, अब मैं अब आपको बताऊं कि मैं क्यों सियासत में आया। सबसे पहले कि मैं क्रिकेटर था, और जब मैं क्रिकेट खेलता था तो अभी भी गुलामी के बड़े असरात थे हमारे मुल्क पे। नई नई आजादी थी, और मुझे याद है हम जब पहली दफा मैं पहला मैच खेलने गया इंग्लैंड में, तो मुझे याद है मेरे सीनियर प्लेयर्स ने मुझे ये कहा, गौर से सुने, आराम से बैठे सुने जरा। तो मेरे सीनियर प्लेयर्स ने मुझे कहा कि इमरान खान, अंग्रेजों को आप हरा नहीं सकते, यहां से हम इज्जत से हार के चले गए तो बड़ा कारनामा होगा। मैंने तब क्रिकेट शुरू की, और मुझे बड़ा फख्र हुआ जब आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी क्रिकेट टीम को ऊंचा जाते देखा। हमने बड़े बड़ी टीमों को हराया और आखिर में वर्ल्ड कप जीता। मुझे बड़ी खुशी हुई और फख्र हुआ पाकिस्तानी होते हुए। लेकिन हमारा वक्त यह था कि पाकिस्तान क्रिकेट का भी वर्ल्ड चैंपियन और पाकिस्तान स्क्वॉश का भी वर्ल्ड चैंपियन। जहांगीर खान, जानशेर खान 20 साल तक स्क्वॉश की दुनिया पे हुकूमत करते रहे, और हम जब अपनी हॉकी टीम, मेरे जमाने में हमारी जो हॉकी टीम थी, दिल खुश हो जाता था उनको हॉकी खेलते देखते। दुनिया हमारी हॉकी टीम को मानती थी। तो मैं तब बड़ा हो रहा था, और तब जो मेरी जवानी थी, हमें इतना फख्र था कि हमारा मुल्क आगे बढ़ता जा रहा है, और हम मुकाबला करते थे उन अंग्रेजों का जिनकी हमने गुलामी की थी। मुझे फख्र था। तो मुझे जब तकलीफ हुई देख के, आहिस्ता आहिस्ता बजाय हमारा मुल्क ऊपर जाने के, नीचे जाना शुरू हुआ। मैं इंग्लैंड जाता था, जब मैं इंग्लैंड जाता था तो उधर मैं इदारों को मजबूत देखता था, जमहूरियत देखता था, एक फलाई रियासत देखता था, इंसानियत का निजाम देखता था, इंसाफ देखता था, कानून की बालादस्ती देखता था, एक जमहूरी निजाम को फंक्शन करते देखता था। और फिर मैं जब पाकिस्तान आता था तो हमारे बजाय जमहूरियत आगे जाने से हम पीछे जा रहे थे
और हमारा साथ वाला मुल्क हिंदुस्तान, उसकी जमहूरियत आगे जा रही थी। तो मुझे दूसरी ये तकलीफ थी। तीसरी मुझे ये तकलीफ थी कि हमारे मुल्क में हमारे सामने करप्शन बढ़ती जा रही थी। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो क्लास में एक लड़का था, सारी क्लास कहती थी कि इस लड़के का बाप करप्ट है, पैसा बनाता है, कस्टम में है। अभी भी मुझे याद है। और मुझे उस लड़के पे इतना तरस आता था कि सारी क्लास कहती थी देखो ये लड़के के बाप ने करप्शन में पैसा बनाया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने अपनी आंखों में देखा, अपने सामने देखा कि करप्शन का मुकाबला होना शुरू हुआ। एक बारी लेता था आके चोरी करके डाका मार के चला जाता था, और दूसरी बारी लेने आके उतनी मुकाबला करते थे करप्शन में। हमारे सामने हुआ ये। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मैं फिर भी सियासत में ना आता, क्योंकि मेरे पास सब कुछ था। अल्लाह ने इज्जत दी थी। मैं वो पाकिस्तानी था। बाद में गो नवाज गो होगा, बाद में मैं आ रहा हूं उधर, फिक्र ना करो। मुझे पता है आपकी दिल की आवाज, लेकिन जरा सुने 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 सुने, क्योंकि मुझे फिर से मैं ये कहानी नहीं आपको बताऊंगा अपनी सियासत की, ये सिर्फ मैं एक दफा आपको बनाने लगा हूं। मैंने फिर भी सियासत में नहीं आना था, इसलिए कि पहले से तो मेरे से तकरीर ही नहीं होती थी। मैं अभी वो देख रहा था पुरानी अपनी तकरीरें, आपको पता नहीं याद है या नहीं, खैर आप तो बहुत छोटे होंगे। वर्ल्ड कप के क्रिकेट फाइनल पे जो तकरीर की, मुझे अभी भी देख के शर्म आती है वो तकरीर को। तो मेरे से तो तकरीर ही नहीं की जाती थी, मुझे तो लोगों के सामने खड़े होकर शर्म आती थी। इसलिए मैं समझता था, मैं कभी सोचा भी नहीं सियासत का। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सियासत में क्यों आया। और नौजवानों ये सुने आप, ये मैं आप तकरीर पाकिस्तान के नौजवानों के लिए कर रहा हूं, सुने जरा। मैं सियासत में इसलिए आया कि एक अल्लाह का मेरे ऊपर बहुत बड़ा करम हुआ। एक वक्त आया कि मेरी तरह का आदमी, मुझे अल्लाह ने सबसे बड़ा अपना तोहफा दिया जो है ईमान। अल्लाह ने मेरे में ईमान डाल दिया। और जब ईमान आया तो ये सुने जरा, ईमान वाले इंसान और जिसमें ईमान नहीं, उसमें क्या फर्क होता है। जिसमें ईमान नहीं होता वो दुनिया में आता है, अपनी बच्चे पैदा करता है, खाना पीना खा खू के और चला जाता है। जानवर भी इस दुनिया में आते हैं, बच्चा पैदा करके खा पी के चले जाते हैं। लेकिन इंसान, लेकिन जो अल्लाह में मानता है, उसको यह पता होता है कि वो इस दुनिया में जब आता है तो उसकी एक आखिरत होती है, और वो उसने अल्लाह को जवाब देना होता है। और जवाब वो इसलिए देता है, जितना अल्लाह उसे ज्यादा देता है उतना ही अल्लाह उस पे जिम्मेदारी डाल देता है कि दूसरों के लिए वो क्या करता है। तो तब मैंने सोचा, मैंने अपने आप से सवाल पूछा कि मुझे अल्लाह ने इतना ज्यादा दिया, अल्लाह ने मुझे इतना ज्यादा दिया कि मेरी सोच से ज्यादा दिया। तो मैंने सोचा कि मैं जब जाऊंगा और अपने अल्लाह से मिलूंगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा जब वो मेरे से पूछेगा कि तुम्हारे मुल्क में गरीबों का खाना लूटा जा रहा था, जब जो पैसा आवाम पे लगना था वो थोड़े से मगरमच्छ अपने पेट में डाल रहे थे और बाहर बड़े बड़े घर बना रहे थे, चोरी कर रहे थे, लूट रहे थे लोगों को। तो इमरान खान तुमने क्या किया? मुझे एक दिन खौफ आना शुरू हुआ कि मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। मेरी तो जिंदगी अच्छी है, मुझे तो किसी चीज की जरूरत नहीं थी। जब मैंने क्रिकेट खत्म की, सारी जिंदगी कुछ भी ना करता, थोड़ी सी क्रिकेट पे बातचीत करके आराम से याशी की जिंदगी गुजार सकता था। लेकिन ये फिर से सुन लो
मेरे पाकिस्तानियों, ये अपने से सवाल पूछो, सब अपने से सवाल पूछो कि जब तुम्हें मौका मिलेगा, जब तुमने भी एक दिन अपने अल्लाह के पास जाना है, तो तुम अपने अल्लाह को क्या जवाब दोगे? जब तुम जुल्म और नाइंसाफी अपने माशरे में देखते हो, अल्लाह तुम्हारे से पूछेगा कि तुमने क्या किया जुल्म खत्म करने के लिए। आपको सबको जवाब देना पड़ेगा। जितना अल्लाह आपको नवाजता है, उतना ज्यादा आप सब पे जिम्मेदारी होगी कि आपने अपने लोगों के लिए, अपने कमजोर के लिए, गरीबों के लिए, वो लोग जो पिसे हुए हैं, जिन पे जुल्म हो रहा है, वो हारी, वो किसान, वो तबका जो बेचारा 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता क्योंकि उनका खाना लूट रहे हैं थोड़े से लोग ऊपर बैठ के, तुम सबसे पूछा जाएगा कि आपने क्या किया। अल्लाह आपसे पूछेगा, और यही आपके जिंदगी का मकसद है। अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें किसी मकसद के लिए पैदा किया है, नहीं तो अल्लाह आपको जानवर बना देता। जानवर का कोई मकसद नहीं है, वो तो अल्लाह के हुक्म पे चलता है। अल्लाह ने आपको, अल्लाह ने इंसानों को ये सिर्फ दी है कि आप अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, आप अपने लिए भी जिंदगी गुजार सकते हैं और आप इंसानियत के लिए भी जिंदगी गुजार सकते हैं। ये अल्लाह ने आपको ऊपर फैसला रखा है। और मेरे पाकिस्तानियों, जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप अल्लाह से पूछते हैं कि अल्लाह, आप अल्लाह से 5 वक्त की नमाज पे क्या पूछते हो? आप पूछते हो अल्लाह से कि अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी हैं। मेरे पाकिस्तानियों, वो कौन लोग हैं जिनको अल्लाह ने नेमतें बख्शी दी? बताए ना, कौन लोग हैं वो अल्लाह के पैगंबर हैं। वो हमारा आखिरी पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उनके रास्ते पे हम अल्लाह से कहते हैं कि उनके रास्ते पे लगा। हजरत मूसा के रास्ते पे लगा, हजरत ईसा के रास्ते पे लगा। ये सारे वो लोग थे, ये सारे वो इंसान थे जो सच और हक पे खड़े हुए और सबने जालिमों का मुकाबला किया। हजरत मूसा ने फिरौन का मुकाबला किया, हजरत ईसा ने रोमन्स का और यहूदियों के जो उनकी एलीट थी, रोमन्स के साथ मिलके जुल्म करती थी, उनका मुकाबला किया। और हमारे नबी ने मक्का के कुरैश, उनका मुकाबला किया। सब खड़े हुए जालिमों के खिलाफ। तो पाकिस्तानियों, ये याद रखना कि आप सब पे जिम्मेदारी है कि हम जुल्म का मुकाबला करें, हम नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। तो मैंने तब फैसला किया, अगर मेरे में अल्लाह ईमान ना देता, मैं सियासत में ना आता। तब मैंने फैसला किया, आज से 20 साल पहले पार्टी बनाई, और फिर वो जो सफर था, 10 लोग थे मेरे साथ, आज बचे हुए हैं यहाँ हामिद खान, यहाँ नईमुल हक, यहाँ डॉक्टर आरिफ अलवी, वो थोड़ी देर के बाद आए, और फिर नजीब हारून। आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़े से लोग थे ज्यादा। आइए, मुनज़्ज़ा, फौजिया कसूरी, ये शुरू के हमारे लोग थे जो हमारे साथ शुरू में आए। ये बड़ी लंबी रेस थी, कई आए कई गए, लेकिन मैं खास तौर पे आज खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं उन लोगों को जो मेरे साथ खड़े रहे, मुश्किल वक्त में भी, अच्छे वक्त में भी, बुरे वक्त में भी। मैं आज आप सबके सामने इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अच्छा, अब सुने, हमारा फिर हमने एक मंशूर बनाया। वो क्या मंशूर था? हमने फिर कि हमने पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाना है
जो इलामा इकबाल का नजरिया था और कायदे आजम की ख्वाब थी, इस्लामी फलाई रियासत। पाकिस्तानियों फिर से सुन लो, ये पाकिस्तान किसी मकसद के लिए बना था। ईरान ईरानियों के लिए, मिस्र मिस्रियों के लिए, बाकी सारे मुल्क अपने उनके जो लोग थे उनके लिए बने, पुराने थे। यानी कि शाम था, तुर्की था, ये सारे मुल्क पहले के थे। लेकिन पाकिस्तान बना था इस्लाम के नाम पे, एक मकसद था। इलामा इकबाल कहते थे कि हमने एक ऐसा मुल्क बनाना है जो मिसाल बनेगा दुनिया में कि हकीकी इस्लाम क्या था। तो सुन लो जरा, वो नजरिया क्या है जो पाकिस्तान का है। हमने एक ऐसा मुल्क बनाना था जिधर अदल और इंसाफ होगा, जिधर सारे लोग कानून के सामने एक बराबर होंगे। हमने वो मुल्क बनाना था जिधर फलाई रियासत बननी थी, जिधर हमने जिम्मेदारी लेनी थी अपने कमजोर तबके की, जिधर हमने अपनी ख्वातीन को हुकूक देने थे, इनको जायदाद में हक देने थे जो नहीं मिलते, इनको हमने तालीम देनी थी, इनको हमने वो शहरी बराबर के शहरी बनाना था ताकि ये भी पाकिस्तान में पूरी शिरकत कर सके हमारे मुल्क को एक अजीम मुल्क बनाने में। हमने अपने नौजवानों को तालीम देनी थी, हमने अपनी अकलियतों को, अपनी माइनॉरिटीज को हमने वीआईपीज बनाना था, हमने उनको बराबर के शहरी बनाना था। हमने दुनिया में मिसाल देनी थी कि हम अपनी अकलियतों को कितनी जबरदस्त तरीके से रखते हैं, कैसे उनके हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, उनकी इबादत गाहों की तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। ये हमने बताना था, ये पाकिस्तान बनना था। बोलो कौन बचाएगा पाकिस्तान, बोलो कौन बचाएगा पाकिस्तान, हम सब मिलके। तो फिर मुझे आज इतनी तकलीफ है सोरेन सिंह का, जब मैं चला कल, मुझे तकलीफ इसलिए है कि एक तो वो हमारी पार्टी का एक ऐसा जुनूनी कारकुन था, लेकिन मुझे तकलीफ इसलिए, जरा ये गौर से सुने, कि सोरेन सिंह की बीवी और 2 बच्चे वो हिंदुस्तान जाना चाहते थे। सोरेन सिंह ने पाकिस्तान में रहने का फैसला किया, घर टूट गया, बीवी और बच्चे चले गए, वो पाकिस्तान में रहे। ये वो पाकिस्तानी था। तो मैं आज सबसे, अपने पाकिस्तानियों, मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं कि हमने आज से फैसला करना है कि हमने अपनी अकलियतों को पाकिस्तान के अंदर वीआईपी बनाना है। हमने इनकी कदर करनी है, हमने दुनिया में मिसाल बनानी है कि हम कैसे अपनी अकलियतों को, हिंदुओं को, सिखों को, मसीहों को, क्लाश में रहते हैं पाकिस्तानी, हमने इनको किस तरह ध्यान रखना है, हमने कैसे इनके हुकूक की हिफाजत करनी है। मुझे सारे हाथ खड़ा करके बताओ कि आगे से हम ये करेंगे। हाथ खड़ा करें, क्योंकि मैं आज बड़ी तकलीफ में हूं। मुझे सोरेन सिंह का जितना दुख हुआ कि एक अजीम पाकिस्तानी था जिसको शहीद किया गया, तो हमने वो पाकिस्तान बनाना था। नौजवानों, आपने औरतों की हिफाजत करनी है। आप देख रहे हो उधर, आप उधर खड़े हो, देख रहे हो, कोई भी इस औरतों के इंक्लोजर में ना आए। वैसे आपको जगह, असद उमर, आपको जगह ज्यादा बड़ी चुननी थी, जगह छोटी पड़ गई है यहां। अभी एक खड़ा है, अभी मैं सोच रहा हूं कि अभी यहां ये हाल है, तो जब हम रायगंज जाएंगे कितनी पब्लिक आएगी।
अच्छा, तो पहले तो हम अपने नजरिए पे आ जाएं। मैं आप अपने नौजवानों सबको कहना चाहता हूं कि देखें, जिस दिन हमने अपने नजरिया खो बैठे, ये कौम मर जाएगी। कभी भी कोई कौम एक नजरिए और मकसद के बगैर नहीं बनती। हमने वापस पाकिस्तान का नजरिया जगाना है। हमने वो पाकिस्तान बनाना है जो बनना चाहिए था, जिसको हम नया पाकिस्तान कहते हैं। और मैं आपको इंशाल्लाह आपसे वादा करता हूं कि मुझे वो पाकिस्तान ज्यादा दूर नहीं नजर आ रहा। मुझे नजर आ रहा है कि करीब हम पहुंच गए हैं। और वो पहुंचे इसलिए कि हमारी कौम जाग गई है। हमारी कौम जाग गई है। और अभी तो मैं पनामा लीक्स के ऊपर आने लगा हूं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं। मैं जब पनामा लीक्स का नाम लेता हूं तो रायविंड में तहलका मच जाता है। तो मेरी सुने जरा बात। देखें, मुश्किल सफर था। पहली इलेक्शन में 0 सीटें मिली। दूसरी इलेक्शन में बड़ी मुश्किल से पार्टी खड़ी की, 1 सीट मिली। फिर पार्टी तितर बेतर, फिर बड़ी मुश्किल से पार्टी को खड़ा किया। और फिर हम एपीडीएम का जब हिस्सा बने, मियां नवाज शरीफ ने हमारी एपीडीएम को बॉयकॉट करवा के खुद जाके इलेक्शन लड़ लिया। फिर पार्टी गिर गई। फिर पार्टी को उठाया। और मैं जरा आपको सिर्फ बताना चाहता हूं कि ये सारे मुश्किल सफर में मैं एक चीज देखता था। मैंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को बड़ी करीबी से पढ़ा। मैंने जब देखा, मैं जब बुरा वक्त आता था मेरा, और बड़े बड़े बुरे वक्त आए, तो मैं उनकी जिंदगी की तरफ देखता था। मैं ये जब देखा कि अल्लाह ने अपने महबूब को 13 मुश्किल साल से क्यों गुजारा। वो तो हमारे नबी तो अल्लाह के सबसे करीब थे, तो उनको इतने मुश्किल 13 साल क्यों गुजारे। उनकी जान खतरे में थी, उनके ऊपर पथराव किया गया, गंद फेंका गया, बुरा भला कहा गया। तो मैं हमेशा उनकी जिंदगी देखता था कि अगर उनको अल्लाह ने इस मुश्किल वक्त से गुजारा, तो मैं समझता था कि अल्लाह मुझे भी मुश्किल वक्त से गुजार रहा है, मेरी तैयारी करवा रहा है। जिस तरह उसने नबी की तैयारी करवाई कि 13 मुश्किल साल के बाद जो 10 साल आए, उसने हमारे नबी ने दुनिया की तारीख बदल दी। एक ऐसी मदीना की रियासत बनाई कि सारी दुनिया के लिए मिसाल बन गई। तो इसलिए जब मेरा बुरा वक्त आता था, मैं उनकी जिंदगी देखता था। और मैं फिर आपको बताऊं कि 2011 में 30 अक्टूबर आया। 15 साल के बाद मुझे नजर आया कि मेरी कौम जाग गई है, पाकिस्तानी कौम खड़ी हो गई है। जो मैं 15 साल से चीजें कह रहा था, मेरी कौम समझ गई थी। और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। पहला फेज मेरी जद्दोजहद का खत्म हुआ, दूसरा शुरू हुआ। दूसरा फेज था कि पार्टी बनानी है। पहला तो जद्दोजहद था, फिर पार्टी बनानी है। हमने पार्टी में इलेक्शन करवाए। हमारे इलेक्शन वैसे नहीं हुए जैसे हम चाहते थे। फिर से हमने फैसला किया इलेक्शन करवाने का। और ये याद रखें कि इंशाल्लाह मैं आपको इलेक्शन करवा के दिखाऊंगा और इस पार्टी को एक इदारा बना के दिखाऊंगा। सिर्फ रायविंड का जरा मुझे मार्च होने दें। उम्मीद तो यह है कि रायविंड से पहले ही मियां साहब फैसला कर दे वो कमीशन बनाने का जो एहतसाब इनका करे। लेकिन रायविंड मार्च के बाद इंशाल्लाह फौरी तौर पे हम पार्टी में इलेक्शन करवाएंगे और वाहिद पाकिस्तान की पार्टी होगी जो कि इंस्टीट्यूशन बनेगी। अच्छा, फिर 2013 का इलेक्शन आया, धांधली हुई। हमने कहा 4 सीटें खोल दो। मियां साहब को मैंने कहा, मियां साहब सिर्फ 413 में से 4 सीटें खोल दो। 1 साल तक मैं कहता रहा
सुप्रीम कोर्ट गए, वहां नहीं सुनी गई। इलेक्शन कमीशन गए, पता चला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं थी, वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ नून लीग निकली। फिर पार्लियामेंट में गए, वहां नहीं हमारी किसी ने बात सुनी। आखिर में हमने धरना दिया। कितने यहां लोग हैं जो धरने में जिन्होंने शिरकत की? हाथ खड़ा करके बताएं, हाथ खड़ा कर। माशाल्लाह सभी थे। अच्छा, मियां साहब ने जब वो टीवी पे आके बड़ी अपनी मजलूम और मासूम शक्ल बना के एक दुख भरी कहानी सुनाते हैं, मुझे भी तरस आना शुरू हो जाता है मियां साहब के ऊपर देख के। मजलूम बेचारे मासूम, जुल्म हो रहे हैं दुनिया के कि जी देखें धरना कर दिया। मियां साहब 1 साल तक आपसे 4 हल्के मांगते रहे, और पाकिस्तानियों जब वो 4 हल्के खुले तो क्या रिजल्ट निकला उसका? बताए ना क्या रिजल्ट निकला? चारों हलकों में धांधली निकली, चारों हलकों में। तो क्या मियां साहब इसलिए नहीं आप खोल रहे थे? अच्छा, हम कह रहे हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ, और मियां साहब कहते हैं जमहूरियत खतरे में है। मियां साहब, एक तो ये जमहूरियत आप खतरे में, जब आपका एहतसाब करो, आपकी करप्शन की बात करो, जमहूरियत खतरे में आ जाती है। आपकी इलेक्शन की धांधली की बात करो, जमहूरियत खतरे में आ जाती है। जमहूरियत तो मजबूत होगी जब साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे। जमहूरियत तो मजबूत होगी जब अवाम हुक्मरानों का एहतसाब करेगी, तब जमहूरियत मजबूत होगी। जमहूरियत तो ऐसे मजबूत नहीं होगी कि आप धांधली करवा के इलेक्शन जीते हैं। इलेक्शन जीतते के इक्तदार में आए, इक्तदार में आके पैसा बनाए, मुल्क में बेचारे लोग भूखे, साफ पीने का पानी नहीं। 2.5 करोड़ पाकिस्तान का बच्चा स्कूलों में नहीं है, 2.5 करोड़। आधी पाकिस्तान की आबादी अपनी पूरी हाइट पे नहीं जा सकती क्योंकि खुराक नहीं मिलती। 35% पाकिस्तानी बच्चों को एक बीमारी है, मेल न्यूट्रिशन, पूरा खाना नहीं मिलता। और मियां साहब, आप क्या बना रहे हैं? ऑरेंज ट्रेन, 200 अरब रुपए की ऑरेंज ट्रेन। आप क्या बना रहे हैं? मेट्रो 150 अरब रुपए के दो। ये क्यों बनते हैं? लोगों को खाने को नहीं है। किसान पाकिस्तान का पिस गया है, बेचारे की कीमतें जो पैदावार उगाने के लिए टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, वो बेचारा पैदावार जो उसके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, पैदावार की कीमत नहीं मिल रही, किसान पिस गया है, गुर्बत बढ़ रही है। लेकिन मियां साहब क्या बना रहे हैं? ऑरेंज ट्रेन। लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं, मियां साहब मेट्रो बना रहे हैं। वो बेचारा मेट्रो ऊपर से गुजर रही है, नीचे भूखे नंगे पाकिस्तानी, लेकिन ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो, बताओ मेरे पाकिस्तानियों, क्यों बनाई जा रही है? क्यों बनाई जा रही है? बताए ना। कमीशन कमाने के लिए इनसे पैसा बनता है, पैसा ओवरसीज अकाउंट्स में जाता है, ओवरसीज कंपनीज में जाता है, बड़े बड़े महलों में जाता है। अच्छा, सवाल का जवाब दो। मुझे यह बताएं कि हसन शरीफ मियां साहब का नाम साहिबजादा, उसके अभी लंदन के में उसने घर बेचा है, कितने पैसे का बेचा? बताएं, कोई बताए? बड़ा सस्ता बेचा है, सिर्फ 650 करोड़ रुपए का घर बेचा है सिर्फ। और मियां साहब के पास तो कुछ पैसा ही नहीं है, बेचारे घर में बच्चे पैसे भेजते हैं इंग्लैंड से, तब गुजारा करते हैं, पैसा ही नहीं है। देखें पाकिस्तानियों, ये बड़ा पाकिस्तान में फैसला कुन वक्त है, ये फैसला कुन वक्त है। अगर हमने इस बार, अगर हमने हुक्मरानों का एहतसाब अब ना किया, ये हमारा मुल्क तबाही की तरफ जाएगा।
ये है वक्त कि मियां साहब से हम पूछें कि मियां साहब जवाब दो, आप जवाब दो। ये ना कहें कि जनाब सारों का एहतसाब करो, ये ना कहें जी 200 लोगों का एहतसाब करो। मियां साहब एहतसाब आपका होगा, आपको आपने जवाब देना है। पैनामा में ऑफशोर कंपनीज में आपका नाम आया, आपके बच्चों का नाम आया, आपकी तस्वीर सारी दुनिया में आई है। ये इमरान खान ने नहीं साजिश की। मियां साहब ने तकरीर में तो मुझे बड़े बड़े जबरदस्त लफ्ज इस्तेमाल किया मेरे ऊपर, लेकिन मियां साहब मैंने नहीं कुछ किया। उधर जाके पूछें पैनामा के जो 150 इंटरनेशनल जर्नलिस्ट कंसोर्शियम जिन्होंने ये सारा कुछ निकाला है, तो मियां साहब आपको अब जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तानियों हाथ खड़ा करके बताओ कि मियां साहब को जवाब देना पड़ेगा। मियां साहब आप अब तक आप बचते रहे हैं। एलडीए के 5 अरब के प्लॉट आपने दे दिए सियासी रिश्वत में, तब बच गए। आईएसआई से आपने पैसा लिया, तब बच गए। मेरान बैंक स्कैंडल में आप बच गए। कोऑपरेटिव्स में बेचारे गरीब लोगों का पैसा लूटा गया, आप बच गए। आप हुदैबा पेपर मिल के केस में बच गए। आप हमेशा बच जाते हैं, लेकिन मियां साहब अब आप नहीं बचेंगे। अब आपको जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, और आप मैं जरा एक मिनट सुने जरा, मैं जरा नून लीग से एक सवाल पूछता हूं। मैं नून लीग से सवाल पूछना चाहता हूं। मैं नून लीग से पूछना चाहता हूं कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी हो या एक बादशाह के दरबारी हो, फैसला कर लो। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हो तो आपको सबको पूछना चाहिए कि मियां साहब जवाब दें आप। आइसलैंड का जब प्राइम मिनिस्टर का नाम आया पैनामा के ऑफशोर अकाउंट्स में, उसकी अपनी पार्टी ने उसे कहा कि जवाब दो, उसको रिजाइन करवाया। मार्गरेट थैचर को कंजर्वेटिव पार्टी ने कहा रिजाइन करो, टोनी ब्लेयर को लेबर पार्टी ने कहा रिजाइन करो। तो नून लीग आपको बजाय ये कहने के कि जनाब बाकी भी सारे करप्ट हैं, अब नवाज शरीफ से पूछें कि आप दूसरे बच्चे का दूसरा बयान आ रहा है कुलसूम नवाज बीबी का, और वो सच बोल रही है। बयान आ रहा है कि आप फ्लैट थे, तो साहब आप क्यों चुप करके बैठे हुए हैं? आप बयान दें, आप सच बताएं। 2 दफा टीवी पे आए हैं और दोनों दफा आपने सच नहीं बताया। मियां साहब आपको सच बोलना पड़ेगा, सासे डिक्लेयर करने पड़ेंगे। ये पाकिस्तानी कौम अब ये चुप करके नहीं बैठेगी। ये वक्त आ गया कि हम इंसाफ मांगेंगे, हम आपका एहतसाब करेंगे। हम चीफ जस्टिस के नीचे एक इंक्वायरी कमीशन चाहते हैं। हम वो कमीशन चाहते हैं जिसकी ऑफशोर ब्रांच हो, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स हो। हमने कंपनियों को देखा हुआ है, एक कंपनी इंटरनेशनल कंपनी हफ्तों के अंदर ये सब कुछ इंकशाफ कर देगी। लेकिन हम आपके, अगर आप ये समझते हैं कि अपनी आप कमीशन बनाएंगे और चीफ जस्टिस के नीचे TORs आप बनाएंगे, कोई पाकिस्तानी मानने नहीं लगा। ये क्यों पाकिस्तानियों आप मानेंगे? आप नवाज शरीफ की कमीशन मानेंगे? फिर से बताएं, नवाज शरीफ की कमीशन मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। लेकिन हम एक आजाद चीफ जस्टिस के नीचे कमीशन मानेंगे जो कि इनका एहतसाब करेगी। और ये एहतसाब ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि मियां साहब जब कहते हैं ना जी सबूत लाओ, मियां साहब सबूत तो आ चुके हैं, सबूत तो आ चुके हैं। आपने जवाब देना है, और ये सबूत ऑपोजिशन नहीं लेके आए। अच्छा, अब एक और, मैं जब से पिछले 20 साल से देखता रहा हूं, जब आप किसी सियासतदान को कहते हैं कि वो करप्ट है, वो आगे से क्या जवाब देता है? आप भी करप्ट हैं। मुझे इसकी समझ नहीं आती कि हुकूमत में जब आप बैठे होते हैं,
जब एक ऑपोजिशन आपको कहती है आप करप्ट हैं, तो ऑपोजिशन का तो काम है कि अवाम के टैक्स के पैसे की हिफाजत करे और निशानदेही करे जब अवाम का टैक्स का पैसा सही इस्तेमाल नहीं होता। ये तो हमारा फर्ज है। ये हमें लोग जिम्मेदारी देते हैं ऑपोजिशन को कि अवाम के टैक्स के पैसे की हिफाजत करें। तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि हम तो अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, गवर्नमेंट का काम है जवाब दें। गवर्नमेंट का काम ये नहीं है कि वापस कहें जी आप भी चोर हैं। ये क्या मतलब? गवर्नमेंट का काम है कि आप हमें बताएं कि आपने जो भी करप्शन किया आप बताएं अवाम को, क्योंकि अवाम का पैसा है। ये कोई जवाब नहीं है कि जी आप भी करप्ट हैं। और मियां साहब, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आपने बजाय ये अपनी सफाई पेश करने के आपने शौकत खानम के ऊपर उंगलियां उठाई। मियां साहब, शर्म आनी चाहिए आपको। शौकत खानम के ऊपर कहते कि जीवान कि उधर भी कुछ हुआ है, डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मियां साहब, आपको तो एक चेकअप भी होता तो अब लंदन चले जाते हैं, और वो भी अवाम के पैसे पे। और एक इदारा जो यहां 70% कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज करता है, 350 करोड़ रुपया खर्च करता है गरीब मरीजों के इलाज पे, आप उसके मुतल्लिक कहते हैं, आप उसके ऊपर उंगली उठाते हैं तहकीकात किए बगैर। मियां साहब, मुझे इसका सबसे ज्यादा अफसोस हुआ। अगर तो आप सीरियस थे कि शौकत खानम में कुछ हो रहा है, 8 साल से आप पंजाब की हुकूमत में बैठे हैं, क्यों नहीं तफ्तीश की आपने? क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किया? लेकिन एक अपने वजीर, उसके पीछे आप लग के शौकत खानम के ऊपर उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप 30 साल से पंजाब में हुकूमत कर रहे हैं, खुद तो एक अस्पताल नहीं बना सके जिधर आप टेस्ट भी करवा सके। एक अस्पताल नहीं है इन्होंने 30 साल में बनाया जिधर मियां साहब का टेस्ट भी हो सके, वो भी लंदन चले जाते हैं। तो जो अस्पताल मेरा 2 दफा सीरियस इलाज, एक दफा मैं गिरा जब, दूसरा मेरा पूरा पेट खोला शौकत खानम में, मेरा इलाज शौकत खानम में हुआ 2 दफा। मैं कोई बाहर इलाज करवाने नहीं गया। और आप मियां साहब, आपको तो गला खराब आता, आप लंदन चले जाते हैं इलाज करवाने। तो उस हॉस्पिटल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तहकीकात करें। मियां साहब, मैं चैलेंज करता हूं आपको, ये मैं आज चैलेंज करता हूं, शौकत खानम की पूरी तहकीकात करें, एक एक चीज देखें। और मैं आज आपको दावे से कहता हूं कि आप शौकत खानम का भी जब तहकीकात होंगी, शौकत खानम का भी नाम ऊपर जाएगा। और शायद लोगों को यह भी पता चल जाए कि इमरान खान अब तक कितना पैसा अपना शौकत खानम को दे बैठा है, शायद वो भी सामने आ जाएगा लोगों के। मेरा फायदा करवाएंगे आप। तो मैं आखिर में, मेरे पाकिस्तानियों, हमारी 20वीं सालगिरह है, ये बड़ा जबरदस्त है वक्त पाकिस्तान का। जब भी आपको ये सियासतदान कहे ना जी, जब भी ये कहें, सुने जरा गौर से, आखिरी मैं बात कर रहा हूं, जब ये आपको कहें जब भी वो ये कहें अपनी चोरी का जब जवाब देने के जी बाकी भी चोर हैं, जब भी वो कहें कि जी ये मुल्क में सभी चोर हैं, असेंबली में हम बैठ के क्या सुनते हैं? एक तरफ कहते हैं जी आपने करप्शन की, वो कहता है आपने भी करप्शन की, और फिर ये तासुर देते हैं कि पाकिस्तान में तो हम हैं ही करप्ट। बर्तानिया में देखें, आपके सामने मुकाबला हो रहा है, बर्तानिया में उनके लीडर्स की अखलाकियात किधर है, और पाकिस्तान में देखें, आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर गया, टोनी ब्लेयर ने आके अपनी सफाई पेश की, पार्लियामेंट में आया। मियां साहब, आप क्यों नहीं पार्लियामेंट में आए? आपने क्यों नहीं अपनी पार्लियामेंट में आके सफाई पेश की? फर्क यह है कि मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तानी कौम करप्ट नहीं है, इनके लीडर्स करप्ट हैं।
ये कौम अजीम है। इस कौम को जब भी वक्त मिला, जब भी मौका मिला, ये कौम हमेशा हर चैलेंजेस ने एक्सेप्ट किया। जल्जला आया पख्तूनख्वा में आज से 11 साल पहले, सारे पाकिस्तानी अपनी गाड़ियों में निकल गए मदद करने के लिए, लोगों के लिए। सैलाब आया, जो पाकिस्तानी मैं जानता था सारे पहुंच गए सैलाब ज्यादा इलाकों में लोगों की मदद करने के लिए। शौकत खानम के लिए मैंने जब पैसा मांगा, 1 महीने में मैंने 1 अरब रुपया इकट्ठा करना था, एक ही दिन में पाकिस्तानी कौम ने 80 करोड़ रुपया मुझे इकट्ठा करके दिया। ये वो कौम है, जब भी जरूरत पड़ती है खड़ी हो जाती है। कौम का कोई कसूर नहीं है। ये लीडर करप्ट है, ये सियासतदान ऊपर बैठे ये करप्ट है। कौम ईमानदार है, कौम जबरदस्त है। यही पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं, मैंने पाकिस्तानियों को देखा है अमेरिका में, मैंने पाकिस्तानियों को देखा है इंग्लैंड में, मैंने देखा दुबई में, सऊदी अरेबिया में, दयानतदारी से काम करते हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं। जब भी मौका मिलता है ऊपर से ऊपर चले जाते हैं, हर फील्ड में ऊपर जाते हैं। जब भी आप इनको निजाम सही देते हैं, ये पाकिस्तानी अजीम कौम बन जाती है। अगर आज हम मकरूज कौम हैं, अगर आज हम नीचे रह गए, भीख मांग के कर्जे लेके गुजारा कर रहे हैं, हमारी कौम का कसूर नहीं है, इन लीडरों का कसूर है जो यहां से पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं। इन लीडरों का कसूर है जो मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर पैसा लेके जाते हैं। अगर आज टैक्स नहीं इकट्ठा होता, अगर हमारे पास पैसा नहीं है मुल्क चलाने के लिए, ये पाकिस्तानी कौम का कसूर नहीं है, ये नवाज शरीफ जैसे लीडरों का है जो टैक्स चोर हैं, जो खुद टैक्स नहीं देते, टैक्स खुद नहीं देते। अपने लिए उन्होंने कानून बनाए हुए टैक्स चोरी करने के लिए। जब ये नहीं देते, इनके साथ नीचे भी नहीं देते। पैसे वाले लोग जब टैक्स नहीं देते तो गरीब कौम महंगाई के जरिए टैक्स देती है। गरीब हो रहा है, अमीर हो रहा है। तो मेरे पाकिस्तानी कौम, मेरे पाकिस्तानियों, हमने इस निजाम को तब्दील करना है। हमने ये जुल्म का निजाम खत्म करना है। हमने इन लीडरों का जिन्होंने मुल्क को खाते रहे हैं, इनका एहतसाब करना है। हमने वो पाकिस्तान बनाना है जो इलामा इकबाल की ख्वाब थी, जो कायदे आजम की जद्दोजहद थी। अपने आप को याद रखें, आप एक अजीम कौम है, कभी ना ये भूलें। आप एक अजीम कौम है, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उनके उम्मती हैं। आप उनकी उम्मत है। नबी सच्चे थे, सादिक और अमीन थे, रोल मॉडल थे। उनको देख के सारी कौम, दुनिया बदल गई। वही अरब थे जिनको कोई पूछता नहीं था। 625 में जब जंग बदर हुई, 313 मुसलमान थे। बड़े बड़े सुपर पावर थे दोनों तरफ। एक तरफ पर्शियन एम्पायर, दूसरी तरफ रोमन एम्पायर। थोड़े से मुसलमान थे। 625 सिर्फ 313 लड़ने गए थे जंग बदर। और 13 साल के बाद 2 सुपर पावर्स, पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर, उनके सामने घुटने टेक गए थे। क्या किया था उस लीडर ने? उस अजीम लीडर ने उन लोगों को क्या किया था? उनको इखलाकी तौर पे आसमान पे उठा दिया था। उनको अजीम लोग बना दिया था। उनके सच्ची कौम बना दिया था। उनके खौफ खत्म कर दिए थे। उनको मैं के बुत को तोड़ के अजीम लोग बना दिया था। पाकिस्तानियों, मौलाना रूमी का ये कॉल याद रखें। ये याद रखें कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं, जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं, कीड़ों की तरह क्यों जमीन पे रेंग रहे हो? तुम एक अजीम कौम हो। हम क्यों ये मकरूज कर्जे भीख मांग के गुजारा कर रहे हैं?
हम क्यों एक अजीम कौम, सारी दुनिया में हम जिल्लत हमें मिलती है, हजारों पाकिस्तानी बाहर जेलों के अंदर हैं। कितनी आपको अंदाजा नहीं है कि जो पाकिस्तानियों से इस मुल्क से बाहर होता है, बेचारे हम यहाँ नौकरियां नहीं मिलती, मर मर के बाहर जाते हैं नौकरियां लेने के लिए, वहां उनको जलील किया जाता है, उनको पूछता कोई नहीं है। उनकी मेहनत की कमाई से ये मुल्क चलता है, उनकी रेमिटेंसेस पे 19 अरब डॉलर भेजते हैं, मुल्क चल रहा है। और यहां से ये दरिंदे, ये मगरमच्छ पैसा चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर भेज देते हैं। आप एक अजीम कौम हो, नौजवानों याद रखें, ये एक बहुत अजीम कौम बनने जा रही है। लेकिन हम अजीम कौम तब बनेंगे जब हम अपने आप को तब्दील करेंगे, हम अपना कैरेक्टर ठीक करेंगे, हम अपनी अखलाकियात ठीक करेंगे, हम एक सच्ची कौम बनेंगे। हम एक मिसाल लेंगे आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर की कुव्वत थी, उसका नाम है, वो रिजाइन कर गया। हमारा प्राइम मिनिस्टर के बच्चे आपके सामने झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। वो कहता है तुम मान या ना मान, मैं तेरा मेहमान। वो जाने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन मियां साहब आपको जाना पड़ेगा। क्या मैं गो नवाज गो, क्या मतलब? मियां साहब आपको जाना पड़ेगा। मियां साहब आपको जाना क्यों पड़ेगा? क्योंकि किस तरह आप लोगों से टैक्स मांगेंगे, क्योंकि आप खुद टैक्स चोर हैं। किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग रोकेंगे जब आप खुद मनी लॉन्ड्रिंग करते पकड़े गए हैं। मियां साहब करप्शन करते वक्त लोगों को कैसे आप रोकेंगे जब आप खुद करप्ट हैं। मियां साहब जब आप इलेक्शन कमीशन के सामने झूठ बोलते हैं, अपने असासे डिक्लेयर नहीं करते, बाकी क्यों करें? आपके पास क्या इखलाकी जवाज रह गया है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहने के लिए? क्या जवाज रह गया? मुझे बताएं, कोई जवाज रह गया? फिर से कोई जवाज रह गया मियां नवाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर बनने रहने के लिए? कोई जवाज नहीं रह गया। और मैंने सुना मियां साहब जलसे करने लगे हैं। मैंने सुना मियां साहब जलसे करने लगे और सुना पख्तूनख्वा आ रहे हैं। मियां साहब, मैं बड़ी अच्छी बात है आप जलसे करें। मेरा तो अगर नाम आया होता ऑफशोर कंपनीज में, मैं तो घर में छुपा हुआ होता। आप पब्लिक में जा रहे हैं। मुझे थोड़ा जरा डर लग रहा है, क्योंकि जब आप जाएंगे तो मियां साहब को कौन सा नारा मिलेगा बताएं? क्या गो नवाज? नहीं, कौन सा नारा? गो नवाज। मैं आखिर में आप सबका शुक्रगुजार हूं। मैं सबका आज शुक्रगुजार हूं कि आप इतनी तादाद में आए। मैं फिर से ये कहता हूं कि हम इंशाल्लाह एक अजीम कौम बनने जा रहे हैं। 20 साल की जद्दोजहद, मुझे तो लगता है कि अभी तो शुरू हुई है मेरी जद्दोजहद। अभी तो असल जद्दोजहद शुरू होनी है, जब इंशाल्लाह आपकी जमात इलेक्शन जीत के एक नया पाकिस्तान बनाएगी। एक आखिरी चीज, सॉरी, मैं तो असल चीज तो भूल ही गया। आज तो मैं ऐलान करने आया था। एक तो सिंध में हम शुरू कर रहे हैं एक तहरीक करप्शन के खिलाफ। 26 तारीख से हम सिंध जा रहे हैं, करप्शन के खिलाफ तहरीक शुरू करने रहे हैं वहां। और अगले इतवार मैं लाहौर आ रहा हूं। रायविंड नहीं आ रहा अभी रायविंड नहीं, अभी तो मैं चेरिंग क्रॉस आ रहा हूं। जरा मामला लाहौर के लोगों को गर्म करने के लिए आ रहा हूं। इंशाल्लाह सिंध से शुरू होंगे, अगले इतवार लाहौर, और लाहौर में फिर आपको अगला लाएमल दूंगा। लेकिन मियां साहब, अब आप मियां साहब ऐसे नहीं चल सकते जिस तरह चलते आए हैं।
अब हम आपका एहतसाब करेंगे, पाकिस्तानी कौम एहतसाब करेगी। हम एक सही कमीशन अगर आपने ना बनाई, अगर सारी ऑपोजिशन के साथ मिलके TORs के ऊपर फैसला ना हुआ, अगर इंटरनेशनल फोरेंसिक कंपनी हायर ना की गई, अगर आपने समझा कि आप फिर से अंपायर मिला के मैच खेल लेंगे, इस गलत फहमी में ना रहें, क्योंकि तहरीक इंसाफ, इमरान खान और पाकिस्तानी कौम सड़कों पे आएगी, सड़कों पे आएगी, सड़कों पे आएगी और राय बन जाएगी।